हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब कि हम पूरे चैप्टर को गो थ्रू करें। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो भी आपके चैप्टर नंबर 1 से आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं तो क्या एक सिंपल सा कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सबको आना चाहिए, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ तक बात खत्म नहीं होती है। क्यों? यहां से बात शुरू होती है कि आपको एलसीएम एचसीएफ तो निकाल देना है, हो सकता है क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे, लेकिन जो मेन बात होती है वो होती है ये कंसेप्ट जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कौन सा कंसेप्ट लिखा हुआ है? ये वाला। दिस इज व्हाट LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको ये वेरीफाई करना है, आपको दो नंबर्स प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। उसमें उन नंबर्स का LCM HCF आपको फाइंड आउट करना होगा। LCM HCF तक तो बात ठीक थी, लेकिन LCM HCF के बाद उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उनके LCM HCF के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ज्यादा कुछ नहीं करना है, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आए ना आए वो बोर्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन हमको देखना जरूर है क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कहां से? वी हैव टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं हमारे पास, 336 और एक 54। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, देखिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर्स तो आई होप सभी को करना आता होगा कि हम प्राइम नंबर से उनको डिवाइड करते रहते हैं जब तक उनका रिमाइंडर 1 बच जाए। तो स्टार्ट कहां से करते हैं? 2 से। 336 को 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा। 2 से डिवाइड किया 336 तो हमारे पास आता है 168। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं और हमारे पास अब आता है 21, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होना, इट्स नॉट एन इवन नंबर। तो 21 2 से नहीं होगा तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से हमारा 21 डिवाइड हो जाता है, वैल्यू आती है 7। नाउ 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 को किससे डिवाइड करेंगे? सीधे 7 से डिवाइड करने के बाद वी गेट्स द रिमाइंडर 1। और बेसिकली जब भी हम किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम किसको ढूंढते हैं? इस 1 को ढूंढते हैं। जब तक ये हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं आता तब तक हम इसका फैक्टराइजेशन करते रहते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिन नंबर से आप डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 2 3 7 ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। ओके, तो हमने जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है हमारे पास 2 to the power 4 multiply by 3 multiply by 7. This is the prime factorization of 336. Okay, after that we go to what? 54 को देखते हैं हम। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे जैसे हमने किया था अभी। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स 54 के क्या क्या आ जाते हैं? 2 3 3 3। These are the prime factors of 54। 2 into 3 into 3 into 3। तो प्राइम फैक्टरेशन क्या हो जाएगा? 2 into 3 की पावर 3। ये हमारा किसका प्राइम फैक्टरेशन आया? 54 का। दिस इज व्हाट वी हैव, 2 into 3 to the power 3। लेकिन अब कंसेप्ट आता है HCF। HCF कैसे निकालते हैं भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम कई साल से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसमें से LCM और HCF जो हमें चाहिए वो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस फैक्टर्स सही आने चाहिए। अगर फैक्टर्स सही नहीं आएंगे तो बेटा क्वेश्चन सही नहीं होने वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉमन है, देखिए यहां भी आपको 2 दिखाई दे रहा है और वहां भी 2 दिखाई दे रहा है। 336 में भी है 2 और 54 में भी 2 है और 3 भी दोनों में है, 7 नहीं है ना। तो HCF में जो दोनों में नहीं है उसकी बात ही नहीं करते, उसको देखना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको देखना है जो दोनों में है। जैसे 2 हमारे दोनों के प्राइम फैक्टर्स में है और 3 हमारे दोनों के प्राइम फैक्टर्स में। अब हम क्या करते हैं, देखिए पावर्स की बात करते हैं। एक पे पावर 1 है और एक पे पावर 4 है। उधर एक पे पावर 1 है, एक पे पावर 3 है। तो अब कौन सी वाली पावर रखें? कम वाली रखनी है, ज्यादा वाली रखनी है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि नाम भले ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन जो कॉमन है उसमें से जो छोटी पावर वाला नंबर होगा हमें उसको नोट डाउन करना है, वही हमारा HCF देगा। ठीक है ना। HCF में आपको क्या करना है, देखिए यहां 2 की पावर 4 थी, यहां पे 2 की पावर 4 थी और यहां 2 की पावर 1 थी। तो 4 and 1, दीज आर द 2 पावर्स। तो छोटी पावर कौन सी है? 1। तो हमारे काम कौन आने वाला है? 1 पावर वाली वैल्यू हमारे काम आने वाली है, बड़ी पावर वाली वैल्यू हमारे काम की नहीं है। ठीक है ना। सेम गोज फॉर व्हाट? सेम गोज फॉर द अदर वैल्यू। जैसे यहां पे एक तरफ 3 की पावर थी 1 और दूसरी तरफ 3 की पावर क्या थी? 3। 2 पावर्स थी हमारे पास, बड़ा कौन है? 3। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, यहाँ पे छोटा काम आने वाला है। ठीक है, तो छोटा कौन है? 1। दैट मीन्स 3 to the power 1 विल बी इफेक्टिव। तो हमारे पास HCF कहां से आएगा? HCF आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, दैट इज व्हाट वी हैव 6। 7 को तो कोई देखेगा ही नहीं क्योंकि उसका तो पेयर बन ही नहीं रहा।
दोनों जगह अगर 7 होता तो उसकी इंपॉर्टेंस होती, हमारे किसी काम का नहीं है एचसीएफ में वो, क्योंकि उसकी दोनों जगह इंपॉर्टेंस है ही नहीं। एक जगह जिसकी वैल्यू हम उसको वैल्यू देते ही नहीं है, जो दोनों जगह है भाई हम तो उसी को देखेंगे। दोनों जगह कौन है, 2 है और 3 है, कम वाली पार आप उठा लीजिए और हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ। लेकिन सिर्फ एचसीएफ से बात बनने की नहीं ना, एचसीएफ से नहीं होगा, हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एचसीएफ इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स रेज्ड टू लीस्ट पार। रेज टू लीस्ट पार का मतलब वही जो हमारे कॉमन फैक्टर्स थे उनकी लीस्ट जो पार वाली वैल्यूज है उनको उठा के हम अपने पास रख लेंगे। अब बात आती है एलसीएम की, इन दोनों का एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम में सबकी भरपाई होगी, सबको उठा लीजिए, जो है सब उठाएंगे, किसी को नाराज नहीं करना। एचसीएफ ने नाराज कर दिया था 7 को, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ उसको भी खुश करेंगे, चलो भाई तुम्हें भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ फर्क क्या आएगा, वहां तो लीस्ट पावर ली थी, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, मैक्सिमम पार्स लेंगे। जैसे 2 की पावर 4 वहां नाराज कर दिया था ना, कम वाली पार ले ली थी, चलो भाई अब इसको भी राजी कर लेते हैं, क्या करेंगे, 2 की पावर 4 ले लेंगे। वहां 3 की पावर 3 नाराज हो गया था, कोई बात नहीं, अब इसको उठा के रख लेंगे, चलो भाई तुम भी आ जाओ इधर। और कौन रह गया था, 7 रह गया था, उसको भी ले लो, चलो भाई तुम भी आओ। सब लोग खुश हुए नहीं हुए, कुछ एलसीएम के हिस्से में आ गए, कुछ एचसीएफ के हिस्से में आ गए। तो दिस इज व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ एलसीएम, ये हमारी एलसीएम की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ एलसीएम 3024, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स रेज्ड टू हाईएस्ट पार। सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट रेज्ड टू हाईएस्ट पार। लीस्ट पार पे रेज किए गए थे तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, एचसीएफ की आई थी, और हाईएस्ट पार पे रेज किए जाएंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, एलसीएम। नाम भले ही एल से लोवेस्ट है लेकिन पार कौन सी आएगी, हाईएस्ट आएगी। पार कौन सी लेंगे हम, हाईएस्ट पार लेंगे, ओके। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, अगर एच है, नाम में भले ही हाईएस्ट है लेकिन पार कौन सी लेंगे, लोवेस्ट लेंगे। ये आपस में एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि भाई एच से हाईएस्ट है तो बड़ी वाली पार ले लो, एल से लोवेस्ट है तो छोटी वाली पार ले लो। ऐसा होता तो कितना आसान होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वाइस वर्सा है, इसका क्रॉस चेक किया गया है। हाईएस्ट वाले में लोएस्ट पार लेंगे और लोवेस्ट वाले में हाईएस्ट पार लेंगे। इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। चलो बात करते हैं वेरिफिकेशन की। एलसीएम एचसीएफ तो बहुत पुराना कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा क्लियर कराना था इसलिए डिटेल में जाना पड़ा, कोई बात नहीं। अब वेरिफिकेशन पे जाते हैं। वेरिफिकेशन क्या कह रहा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलो भाई मल्टीप्लाई करनी है कर देते हैं। एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आती है 18144। ये तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलो उनका ही प्रोडक्ट करते हैं। नंबर्स क्या है 336 एंड 54, इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 18144। लो जी भाई तसल्ली हो गई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई कि नहीं आ गई, सेम ही आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं, आप गलत हैं। खुद को चेक कर लीजिएगा, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं आपने एलसीएम एचसीएफ में गड़बड़ कर दी है, या तो प्रोडक्ट करना नहीं आता आपको या एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता। कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्रॉस चेक हो जाना है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं दैट मीन्स आपने काम बहुत अच्छे से किया, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट सही नहीं आता तो बेटा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो आपको फिर से देखना होगा कहाँ गलती की है और ध्यान से पूरा देख के, और इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी ड्रॉप आउट नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन आपको मिल गया ना तो समझ लीजिए बस मनपसंद काम हो गया, इसको भी छोड़ के आओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है। अब आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई एचसीएफ भी दे दिया इस बार, तो क्वेश्चन ने कह दिया लो भाई एचसीएफ भी हमारी तरफ से, ठीक है, और एलसीएम निकाल दो। क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। अब ये मत ढूंढना वहां पे कि एचसीएम दे दिया एलसीएम निकाल दो, तो बाकी सब कहाँ है, बाकी सब दिख तो रहा ही है। अगर ना दिखे तो ध्यान से देख लेना, वो लिखेंगे नहीं कि ये 2 नंबर्स हैं, आपको खुद समझ जाना है कि एचसीएफ के सामने जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है। किस किस का एचसीएफ है, ये 306 और 657 का एचसीएफ है। कौन, 9, और इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अभी जो रिलेशन बताया था ना वो हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ दोस 4 वैल्यूज 3 वी हैव, फोर्थ वन वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। एचसीएफ गिवन है कितना 9, हमें रिलेशन पता है, क्या रिलेशन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ कितना है इंटू एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या क्या है 306 और 657। तो क्या करेंगे, एलसीएम हमें नहीं पता, एचसीएफ हमें पता था, तो उसको कहाँ ले गए हम, डिवाइड में ले गए। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं 9 को, 3 3 9,
और 3 से डिवाइड होगा 306 तो वैल्यू आएगी 102। एक बार और डिवाइड कर लेते हैं 3 से तो वैल्यू आ जाएगी 34 इंटू 657। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी 22338, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। आपको चाहे एमसीक्यू में मिले चाहे सब्जेक्टिव में मिले, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लेकिन ये मैं गारंटी नहीं दे रहा कि भाई एचसीएफ देंगे और एलसीएम पूछेंगे, नहीं, एलसीएम देंगे एचसीएफ पूछेंगे। हो सकता है एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दें और एक नंबर दे दें, दूसरा पूछ लें, भाई कुछ भी पूछ लें, आपको ये कंसेप्ट पे स्टिक रहना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमारे पास 4 चीजें होनी चाहिए, 4 नहीं है तो 3 होंगी ना, 4th वाली आप फाइंड आउट कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन करके, ठीक है। तो आई होप कि अब आप ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करेंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए और आप सब लोग उसको बिल्कुल सही करके आए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सर्कुलर पाथ है, कहाँ पे है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, कहीं पे भी हो सकता है ग्राउंड, हमारे स्कूल का भी हो सकता है, आपके कॉलेज का भी हो सकता है, कहीं का भी ग्राउंड हो सकता है, भाई ग्राउंड तो ग्राउंड ही होता है। लेकिन उसके बाहर ना एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। अब सोनिया जब वहां ड्राइव करती है तो क्या करती है, 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। और रवि कितने टाइम में करता है, रवि 12 मिनट्स में कर लेता है। अब हम कह रहे हैं कि वो दोनों सेम पॉइंट सेम टाइम पे स्टार्ट किया उन्होंने और एक ही डायरेक्शन में मूव किया। अब वो कह रहे हैं बताइए कितने टाइम बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। भाई रास्ते में तो दोनों हर बार मिला करेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे कुछ नहीं पता। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहां शुरू हुए थे वहां दोबारा कब मिलेंगे। अब ये काम हम क्यों करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, मार्क्स भी तो हमें ही चाहिए ना। तो क्या करेंगे, स्पोर्ट्स फील्ड है, चलो भाई स्पोर्ट्स फील्ड बना लिया हमने, ये रहा हमारा फील्ड, जैसा भी है देख लीजिएगा, बहरहाल यही फील्ड है, ठीक। उसके बाद उसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ है, चलो भाई पाथ भी बनाते हैं, लो जी पाथ भी आ गया, ठीक है। ये हमारे स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ सर्कुलर पाथ था। उसके बाद क्या होना है क्वेश्चन में, यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एक राउंड लेने में किसको कितना टाइम लगता है, सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स, ठीक है साहब। तो 18 मिनट्स में एक राउंड लेगी, 36 में 2 हो जाएंगे और थर्ड राउंड हमारा 54 मिनट्स में 3 राउंड्स वो कंप्लीट कर लेगी, ठीक। उसके बाद हर 18 मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आती रहेगी। 18 मिनट्स में गई, फिर से आ गई, 18 मिनट्स बाद नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करके 18 मिनट्स बाद फिर से आ गई। उसके बाद क्या होता है, रवि की बात करते हैं, चलो रवि क्या करता है, 12 मिनट्स लेता है 1 राउंड ड्राइव करने के लिए, ठीक है भाई। फर्स्ट राउंड वो 12 मिनट्स में पूरा कर लिया तो अगला फिर 12 में करेगा, 24 मिनट्स हो गई। थर्ड में आ गया 36 में। अब दिख तो रहा है सामने ही आपको कि क्या हुआ, ये आ गया सामने क्या कि भाई ये 36 मिनट के बाद ये भी यहाँ पे थी और ये भी यहाँ पे था, इसका मतलब 36 मिनट पे मिल जाएंगे। लेकिन बेटा ये सॉल्यूशन नहीं होगा, दिख रहा है हमें आंसर लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। आंसर दिखाई भले ही दे रहा है लेकिन हमारा काम वहां से नहीं होगा। हमें तो कंसेप्ट पे स्टिक करना है, हमें तो प्रॉपर प्रूफ करके दिखाना है, बातों बातों में काम नहीं होगा मैथ्स में कि हाँ भाई कहानी लिख दें आपकी इतनी इतनी देर में वो आया, इतनी देर में वो आया, लो जी 36 मिनट में काम होगा। बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। कैसे करना है, लेट्स से हम क्या काम करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 18 और 12 का। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, उसके 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12। और याद रखें अभी बताया था मैंने आपको, एलसीएम में क्या करना है, कुछ नहीं करना, हाईएस्ट पार लेनी है। एल से भले ही लोवेस्ट होता है लेकिन पार कौन सी लेनी है, हाईएस्ट पार लेनी है कॉमन फैक्टर्स की। तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट है और 3 की पावर 2 हमारी हाईएस्ट है। तो एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स रेज टू हाईएस्ट पार्स। अभी तो किया था भाई, कितनी बार बताओगे, कोई बात नहीं मैं भी आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, वैल्यू आ गई 36। अब ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि भाई आंसर 36 आना है। बात कहाँ हो रही थी, यही तो हो रही थी कि देख भले ही लिया है लेकिन ला के दिखाना है मैथ्स के थ्रू। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है कि हाँ भाई हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे कौन किस टाइम आ जाएगा, आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। आप मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, मैथ्स आपके अकॉर्डिंग चलेगी। ऐसा ही सोच रहे होंगे ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। कैसे आएगी वैल्यू, 36 विल बी द वैल्यू, मतलब 36 मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। इसका मतलब 36 मिनट में सोनिया ने कितने राउंड लिए होंगे 2 और रवि ने कितने राउंड लिए होंगे 3, और दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। कितने मिनट्स के बाद, 36 मिनट्स के बाद। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर प्रैक्टिकल बेस्ड, आजकल सीबीएसई बहुत ध्यान दे रही है
कि भाई बच्चे को कितनी समझ है, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, आज के हालात क्या हैं, ये सब बहुत सोचना पड़ रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि आपको निकालना क्या था। यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ओनली और आंसर आ जाना है, और कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको मिल जाएगा तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन होगा ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 है कोई नंबर, 6 ही है कोई नंबर, उसकी पावर है n। अब n में कुछ भी हो सकता है भाई, 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 100 लिख लो, 6 की पावर 100 लिख लो, 6 की पावर 1000 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। नेचुरल नंबर तो 0 से नहीं होता, 1 से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 1 से। तो नेचुरल नंबर उन्होंने बोला है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी पावर आप 6 को दे सकते हैं। अब हमें ये बताना है क्या कोई सी पावर ऐसी आएगी उनमें से जो पावर हम सॉल्व करें तो लास्ट में जो नंबर आए उसके डिजिट 0 आए, मतलब यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है दैट इज 0 हो। ये बड़ा हाईरेटेड क्वेश्चन नजर आ रहा है आजकल, सैंपल पर बहुत सारों में देखा होगा आपने, शायद एग्जाम में आ जाए, श्योर तो नहीं है लेकिन शायद आ सकता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। क्या होगा, अब कोई भी नंबर 0 से जब एंड होता है तो किस टाइप के नंबर एंड होते हैं भाई, ये लिख रहे हैं ना आपके सामने 10, 20, 30। अब इनके अलावा 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, एंड 0 से होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो भी नंबर्स 0 से एंड होते हैं वो 5 से डिवाइड तो जरूर होते हैं। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया तो याद होगा, 5 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि जिन नंबर्स के लास्ट में 0 या 5 आए वो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो हम 5 वालों की बात नहीं कर रहे लेकिन 0 वालों की तो करोगे। दैट मीन्स ऑल दीज नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 5, ओके। तो अगर 6 की पावर n 0 से एंड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर 5 से जरूर डिवाइड होगा, तभी वो 0 से एंड हो सकता है। अगर वो 0 से एंड होगा तो उसे 5 से डिवाइड होना ही होना होगा, वरना वो हो ही नहीं सकता 0 से एंड। इसका मतलब जो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 5 जरूर आना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 जरूर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप 6 के फैक्टर करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, मुझे तो दूर दूर तक 5 नजर आ नहीं रहा। आपको आ रहा हो तो लिख देना कि हाँ भाई यस इट विल एंड विद 0, पर मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। आएगा भी नहीं क्योंकि ऐसा होता नहीं। 6 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लो क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम फैक्टर्स करो। चलो भाई क्या आ गए, 2 इंटू 3, सब 6 को 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 लिखते चले जाइए, ठीक है ना। जब लिखते जाएंगे तो फिर भी आपने बहुत ढूंढा लेकिन 5 अब भी नहीं मिला है। 5 अब क्या मिलेगा, इससे ज़्यादा फैक्टर्स तो आप कर ही नहीं सकते। और जब 5 नहीं मिलेगा तो ये भी ध्यान रखना कि 0 नहीं मिलेगा एंड में, और 0 नहीं मिलेगा एंड में, इसका मतलब 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट प्राइम नंबर 5। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 एंड 3। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वजह से क्या हो जाता है कि 2 और 3 के अलावा 6 की पावर n के कोई और फैक्टर्स नहीं होंगे, कोई और नहीं होंगे, दैट मीन्स 5 भी नहीं होगा। और जब 5 नहीं होगा इसका मतलब इट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। आप जो चाहे n की वैल्यू रख लो, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज ध्यान रखनी है। रट्टाफिकेशन चल जाएगा लेकिन हर किसी के लिए नहीं चलता। आप लोग मुझसे कहें, कमेंट करके पूछें कि हाँ सर ये ऐसे ही रटना पड़ेगा क्या, अब आपको रटना अच्छा लगता है तो बिल्कुल रट लीजिए, लेकिन नहीं रटना अच्छा लगता तो आपको कंसेप्ट पे स्टिक रहना है कि भाई जो नंबर 0 से एंड होगा उसका प्राइम फैक्टर 5 जरूर होगा। 5 नहीं है इसका मतलब वो 0 से एंड नहीं होगा। और 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3, इसका मतलब हमें 5 नहीं मिला। और जब 5 नहीं मिला तो लास्ट में 0 भी नहीं मिलेगा। बाकी आपके इंग्लिश टीचर्स की मेहनत है, उन्होंने क्या किया, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आता है तो मत रटिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है ये वाला। 2 नंबर्स आपके सामने लिखे, हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। सबसे पहले तो ये बताना होगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं। कंपोजिट बताएंगे और प्राइम ना बताएं तो मजा नहीं आएगा, आधे अधूरा ज्ञान हो जाएगा। पूरा ही दे देते हैं भाई। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, उनका फैक्टर्स या तो वो खुद होते हैं या 1 होते हैं। और कंपोजिट वो होते हैं जो खुद के अलावा किसी एक से डिवाइड हो जाएं, चाहे बस डिवाइड हो जाने चाहिए, कोई तीसरा बीच में आ जाना चाहिए, उसके बाद तो फिर कितने भी आ जाएं, बस तीसरा आया चाहिए, फिर कितने आ जाए फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर व्हाट, दे आर कंपोजिट नंबर्स, ओके। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकें। तो ये हमारा एक नंबर आ गया। अब एक बात देखो आप, यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर एक नहीं है, 2 हैं, एक ये हो गया प्लस एक ये हो गया,
दो नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे, इन दोनों नंबर्स में 13 दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। जब हमें 13 दिखाई दे रहा है तो हम इन दोनों नंबर्स में 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 बाहर ले लीजिए तो उनके प्लेस पे क्या बचेगा, 1 बचेगा दोनों जगह। तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1, उसको अलग रख दें, प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 ब्रैकेट 77 प्लस 1, दैट मीन्स 13 इंटू 78। 78 के फैक्टर्स कर लेंगे, क्या आ जाएंगे, 13 इंटू 2 इंटू 3, दीज आर द फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब जो हमारा पहला वाला नंबर था उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या क्या आए हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमारे पास क्या क्या आए हैं, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। अब मुझे तो ये कहीं से कहीं तक प्राइम नंबर लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने भी क्या कहा था भाई, कोई भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टर या तो वो खुद हो या 1 हो, तीसरा बीच में आना नहीं चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे आ गए, 13 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, वो खुद भी नंबर होगा, ठीक है। इट इज अ कंपोजिट नंबर। पहले वाले का तो हमने हिसाब कर दिया साहब कि हाँ भाई फर्स्ट वाला जो नंबर है वो हमारा कंपोजिट नंबर है। लेट्स सी सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, वहां भी दो टर्म्स हैं, अगर किसी को प्लस दिखाई ना दे रहा हो तो मैं दिखाई देता हूँ हाईलाइट करके। ये हमारे पास यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, प्लस लगा हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास कितने टर्म्स हैं, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स में दोनों जगह 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 को तो 1 में पहुंचा दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 के प्लेस पे क्या आ गया 1, प्रोडक्ट कर लीजिए, हमारे पास वैल्यू आ जाती है इनका प्रोडक्ट करके 1008 प्लस 1, वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 1009। फिर से दो नंबर्स आ गए प्राइम फैक्टर्स, खुद 1 और उससे अलग भी बीच में तीसरे आ गए ये तो ये भी नंबर कैसा होगा, इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दिखाई देता तो आपको कुछ नहीं करना, उसके प्राइम फैक्टर्स वो 1 और उसके अलावा कुछ और दिखा देना है, दैट्स व्हाई इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। ओके, बस आपको यही करना था कि यू हैव टू शो दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। फाइन, नाउ सी देयर आर 156, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट है, एनसीईआरटी से हटके है। देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए बी सी रेस्पेक्टिवली। भाई 3 ग्रुप है हमारे पास, एक साइंस ले लीजिए, एक कॉमर्स ले लीजिए, एक ह्यूमैनिटीज ले लीजिए, कहे कुछ भी सकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ग्रुप ए में हमारे पास 156 स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप बी में हमारे पास 208 हैं, और एज ऑलवेज ह्यूमैनिटीज में हमारे पास सब आईएएस पीसीएस बनने वाले हैं 260 स्टूडेंट्स। अब उनके लिए क्या, उनको ट्रिप पे ले जाना है स्कूल वालों को, और उसके लिए बस बुक करनी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कम से कम बस स्कूल वाले कितनी करें ताकि हर बस में बराबर बच्चे आ जाएं। ऐसा नहीं है कि भाई ह्यूमैनिटीज वालों को अलग बस मिलेगी, साइंस वालों को अलग मिलेगी, कॉमर्स वालों को अलग मिलेगी, चाहे सीट बच जाए सब अपनी अलग में जाएंगे, नहीं, हम तो हर बस में बराबर बच्चे बैठाएंगे और सारी बसेस फुल करके ले जाएंगे, एक ना कम एक ना फालतू, बराबर सीट चाहिए, तभी तो पैसे बचेंगे, नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये कौन करेगा, ट्रिप एडवाइजर करेगा क्या, मैच कराएगा उसको ये कि कितनी बस कर लूँ मैं ताकि हमारा काम हो जाए, बराबर बच्चे बराबर बस में आ जाए, ठीक है। तो हमें कम से कम बस हायर करनी है, तो कम से कम बस हायर तभी हो सकती है जब ना कोई सीट कम हो ना कोई सीट फालतू, बिल्कुल बराबर हमारे पास कॉम्बिनेशन आए। तो कैसे हो सकता है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम इन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें, HCF। तो HCF निकालना तो आसान है, हमने अभी फाइंड आउट किया है कई क्वेश्चंस में। तो हम तीनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 156 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 208 के, राइट हैंड साइड में फिर से आप देखिए अपनी स्क्रीन के प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 13, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए किसके, 208 के। फिर हमारे पास थर्ड वैल्यू है 260, अब उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 260 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, ये हमारी वैल्यूज हो चुकी हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब HCF निकालने के लिए ध्यान है, H से हाईएस्ट भले ही होता है लेकिन पार कौन सी लेंगे, लोवेस्ट पार लेंगे कॉमन की। तो कॉमन कौन कौन है, एक तो 2 कॉमन है तीनों में और एक 13 कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 52। मतलब दोनों का, तीनों का HCF कितना आया है, हमारे पास HCF आया है 52। तो क्या 52 बस करनी होगी, नहीं, बस की तो अभी बात ही नहीं हुई थी।
अभी तो बच्चों को सेटलमेंट किया है कि एक बस में 52 स्टूडेंट्स हमारे आ जाएंगे। तो हम क्या काम करेंगे, एक बस में हमारे 52 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो अब कितनी बसेस चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऐड कर लेंगे। विल फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उसको डिवाइड कर देंगे 52 से। विल डिवाइडेड बाय 52, तो सबको ऐड कर लेंगे। 156 प्लस 208 प्लस 260 डिवाइडेड बाय 52। डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी 18। लो भाई 18 बसेस में सब आ गए हैं, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, बराबर सीट बिल्कुल। कम से कम 18 बसेस में आपको बच्चे ले जाने होंगे। 17 नहीं हो सकती हैं, खड़े करके ले जाना, कोई नहीं जाता, सबको सीट चाहिए, ठीक है। तो आपको 18 बसेस करनी होंगी जिसमें बराबर बच्चे बैठेंगे, बिल्कुल हाउसफुल की तरह, ठीक है। तो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल HCF फाइंड आउट किया। HCF फाइंड आउट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय HCF, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं है। जितने क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिकल उतने ज्यादा करके जाना। इस चैप्टर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आएगा डेली लाइफ बेस्ड, ओके। तो शायद ये ना हो जाए कहीं, ये नहीं होगा तो कोई और सा होगा, इसका भाई बहन होना जरूर है। तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, पहले तो एक ही नंबर, और तीनों में अलग अलग रिमाइंडर छोड़े। पहले वाले को डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए, सेकंड को डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, और थर्ड को डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखो बिल्कुल भी होपलेस होने की नीड नहीं है कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन कहाँ से आया, कोई बड़ी बात है नहीं। पहले तो देखो जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर किसे कहते हैं, जो बच जाता है। तो पहले तो बचे कुचे का काम निपटा देते हैं, जो बचा पहले उसको हटाओ यहाँ से। किसको हटाएंगे, जितने भी हमारे रिमाइंडर्स हैं वो सब माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, 445 में से 4 हटाओ, जो रिमाइंडर था उसे अलग करो। फिर 572 में से 5 हटाओ, भीड़ कर रहा है, 567, जो बचा हुआ है वो तो हमें चाहिए ही नहीं। 699 में से 6 माइनस कर दीजिए, 693। हमारी रिक्वायरमेंट है ये 3 नंबर्स। दीज 3 नंबर्स आर रिक्वायरमेंट फॉर अस, बस आपको इनकी जरूरत थी। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें रिमाइंडर छोड़ रहे हो नंबर्स, तो उनके रिमाइंडर्स को तो माइनस कर दीजिए, पहले वो भीड़ खत्म कर दीजिए वहां से, ठीक है। रिमाइंडर्स माइनस करने के बाद हमारे पास एक फ्रेश क्वेश्चन बन जाता है। ये हमारा फ्रेश क्वेश्चन हुआ, क्या कि हमें इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना होगा, जो हमारा आंसर होगा। बस इतनी सा केस था इस क्वेश्चन में। आपको सिर्फ और सिर्फ सब नंबर्स के रिमाइंडर्स माइनस कर देने हैं, और फिर माइनस करने के बाद उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। जैसे 441 का आपके राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। फिर 561 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, ये राइट हैंड साइड में आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं, विजिबल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थर्ड वैल्यू जो है हमारी 693, उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके विजिबल हैं सारे प्राइम फैक्टर्स। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी हैं और हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। क्या करना है अब, बस इतना सा काम करना है, तीनों का HCF निकाल लेना। HCF मतलब कॉमन वाली वैल्यूज और उनकी लोवेस्ट पार। एक तो कॉमन 3 है और एक कॉमन 7 है, तो 3 की मिनिमम लोवेस्ट पार क्या है, 2, मतलब 3 की पार 2, और 7 की लोवेस्ट पार क्या है, 1 इंटू 7। तो क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगा 3 इंटू 7, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 63। तो 63 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, और चाहे डिवाइड करके आप चेक कर लेना अगर आपको शक हो तो। फर्स्ट वाले में रिमाइंडर 4 ड्रॉप करेगा, सेकंड वाले में 5 करेगा, और थर्ड वाले में 6 करेगा। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, हो सकता है तीनों का अलग अलग ना सेम रिमाइंडर छोड़े तीनों में, तो तीनों में से सेम ही नंबर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, और जो नंबर्स बचेंगे उनका HCF फाइंड आउट कर देना होगा। यू विल गेट द आंसर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। अब ऐसा छोटा नंबर निकालना है हमें जो 17 से इंक्रीज कराया गया, मतलब उसमें 17 प्लस किया गया, प्लस होने के बाद वो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। किन दोनों से, 520 और 468 से, ठीक है ना। ऐसा नंबर चाहिए हमें, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए। पीछे क्वेश्चन में क्या था, ऐसा नंबर जो उनको डिवाइड कर दे। एक कर रहा था, एक हो रहा है। जो डिवाइड कर दे वहां तो निकालेंगे HCF, जो डिवाइड हो जाए वहां निकालेंगे LCM। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो डिवाइड करेगा, जो डिवाइजर होगा, ठीक है ना, वहां निकालेंगे HCF,
ठीक है। और जो डिविडेंड होगा वहां निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कहाँ से निकलेगा, प्राइम फैक्टर्स से। चलो भाई प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इनका। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं सबके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 30। किसके प्राइम फैक्टर्स थे, 520 के। अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं किसके, 468 के। 468 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। वैल्यूज कितनी आई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए 468 के। इन्हें पार्ट्स में लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। और आपको ध्यान होगा एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन की हाईएस्ट पार्ट्स और जो बचे हुए हैं वो भी सबको लिखना होता है। कॉमन क्या है 2, तो 2 के हाईएस्ट पार्ट 3, फिर 3 की पावर 2, फिर 5 और फिर 13। दीज विल बी द प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन सब का प्रोडक्ट फाइंड आउट करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4680। अब 4680 ऐसा नंबर है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। किन दोनों से, 520 से और 468। ये वो ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमसे नंबर नहीं पूछा था भाई, प्रॉब्लम तो यही है। हमसे ये नहीं पूछा था कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। हमसे वो पूछा है कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो 17 इंक्रीज होने के बाद इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो भाई नंबर तो यही डिवाइड होगा, लेकिन वो 17 इंक्रीज होने के बाद डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि जिस नंबर की हमें जरूरत थी वो नंबर x था, उसको 17 इंक्रीज कराया गया, तब जाके वो इस नंबर के इक्वल होगा। किस नंबर के इक्वल होगा, जो हमारे सामने स्क्रीन पे है ये, ठीक है। तो वो नंबर जिसकी हमें जरूरत थी उसे हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम उसे x लेट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि x प्लस 17 इक्वल टू 4680। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, 17 को राइट हैंड साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4663, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं बचता जो आपकी समझ में नहीं आना चाहिए। मैंने एचसीएफ वाला क्वेश्चन भी करा दिया रिमाइंडर के साथ, और एलसीएम वाला क्वेश्चन भी करा दिया है रिमाइंडर के साथ। अब आपके सामने बोर्ड में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने आज तक ना देखा हो, ना सुना हो। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा चैप्टर नंबर 1 से। आगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं, लेकिन फिलहाल जो एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट था वो यहीं तक था। ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट हाई रेटेड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। भाई अगर ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आए ना तो समझ लेना कुछ नहीं आया, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है, मुझे भी, स्टूडेंट्स को भी। मैं बार बार बोलता चला रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, भाई ये तो आएगा ही आएगा, और ये नहीं आया ना तो फिर कुछ नहीं आएगा चैप्टर 1 से, ठीक है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। जरूरी नहीं है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल ही आए, √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, ठीक है। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, √2 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है, √7 भी हो सकती है। तो आप कहें कि सर एक क्वेश्चन दिखाया उससे पहले 3 और तैयार कर दिए। तैयार नहीं किए हैं, क्वेश्चन एक है तो सॉल्यूशन भी एक होगा। बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में होगा क्या और कैसे होगा, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। पहले एक पे फोकस करते हैं, बाकी तीनों को बाद में देखेंगे। पहले आपको एक को बहुत ध्यान से देखना है। पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आपको एप्लीकेशंस लगानी है, कोई बिल्कुल होपलेस होने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है भाई। आप ये क्वेश्चन किए बिना अगर एग्जाम देने चले गए, इसका मतलब आप खतरों के खिलाड़ी हैं, रिस्क ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, हम इसे प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि हम कोई बात पहले कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा, ठीक है, और ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हमने गलती की, हम ऐसा कह रहे थे कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारी गलती थी। उस गलती को एक्सेप्ट करेंगे और वापस वहीं आएंगे कि हाँ आप ये बात सही कह रहे थे। दिस इज व्हाट वी कॉल कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें, जैसे प्रोबेबिलिटी में हम रिलेट कर लेते हैं कि हाँ कोई बंदा कह रहा है सामने से कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन आप उससे बहस करने बैठ जाएं कि नहीं आज तो बारिश होगी। उसने कहा नहीं भाई मान जाओ मेरी बात, नहीं होगी, नहीं तो आप उससे बहस करने लग होगी।
तो वो कहता है ठीक है चलो देखते हैं। तो बहुत सारे हालात होते हैं, उसने उन हालातों को देख के ही बोला होता है कि आज कहीं से कहीं तक मौसम नहीं है बारिश होने का, लेकिन आप फिर भी नहीं मानते। और शाम को जाके जब वो आपको हालात समझाता है कि देख भाई ऐसे नहीं ऐसे था, फिर आप मानते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, नहीं थी, हालात नहीं थे, नहीं होनी थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो वो तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था, उस पर आपको नहीं जाना है, आपको तो मैथ्स पे वापस आना है। ठीक है, कब रियल लाइफ से रिलेट करने लगो। हम एज्यूम करते हैं जो वो कह रहा है वो तो करना ही नहीं, अपनी तो अलग ही चलानी है। वो कह रहा है ना कि इर्रेशनल है ना, हम तो इर्रेशनल कहेंगे ही नहीं, हम तो उल्टा चलेंगे। क्या चलेंगे? √5 को कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर बोलेंगे हम उसको? हम तो ये कहेंगे कि ना तुम कहो इर्रेशनल, हम तो रेशनल बोलेंगे। ठीक है भाई, बोलो रेशनल, तुम, तुम्हारी इच्छा है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि √5 इज अ रेशनल नंबर। तो क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? a/b के फॉर्म में होते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई वो रेशनल है तो a/b की फॉर्म में भी होगा। और a और b आर को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। वैसे को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो 1 के अलावा। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो वो नंबर्स, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो बिसाइड्स 1। ओके, दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू a/b हो जाता है। b को हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो √5 जो है वो a के इक्वल हो जाता है। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। तो क्या होता है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, अगर 5 15 को डिवाइड करे, अगर 5 15 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुई होगी तभी तो 15 आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, जब a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो a को भी डिवाइड करेगा। किसे डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, अब जब वो a को भी डिवाइड करेगा तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे कि a इक्वल टू 5 का कोई मल्टीपल होगा। तो क्या लेट कर लेते हैं, a को हम लेट कर लेते हैं 5c। ठीक, हमने लेट कर लिया कि लेट a इज इक्वल टू 5c। c कोई इंटीजर है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 एनी हाउ। ठीक, तो हमने लेट कर लिया और लेट करने के बाद ये जो a की वैल्यू लेट की उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो a के प्लेस पे 5c हो जाएगा और 5c का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। दोनों साइड अब हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू हमारे पास बचती है b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव। ठीक, इसका मतलब अब 5 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, अलग ही दिखाई दे रहा है भाई, अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड कर देगा। अब जब b स्क्वायर को करेगा तो 5 को भी करेगा। अब एक बात देखो आप जरा ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने लेट क्या किया था, 5 और b तो को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम कैसे होते हैं, जो कि इसे डिवाइड ही नहीं होते 1 के अलावा, एक ही नंबर से दोनों के दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाता है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। अब भाई ये 3 और 5 कहाँ से आ गई, 2 और 4 देख लीजिए आप, कोई नहीं, बाय मिस्टेक हो जाता है, आप ध्यान देखिएगा, आप फोकस से नहीं हटिएगा। 2 और 4 इक्वेशन देख लीजिए आप। फ्रॉम इक्वेशन 2 और 4 हमें क्या मिल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है के और बी के कॉमन फैक्टर क्या है, 5 मुझे दिख रहा है सामने कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये तो फैक्ट गलत हो गया, कौन सा वाला, के और बी को प्राइम थे, वो वाला फैक्ट हमारा कंट्राडिक्ट हो गया। तो क्या मतलब है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही गलत था। क्या गलत था, कि हमने इसको लेट किया था कि ये एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। दिस इज द प्रॉपर प्रूफ ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये आपको 3 मार्क में क्वेश्चन मिलेगा, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है, और वैल्यूज √5 के अलावा √2 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है, √7 भी हो सकती है। अब एक कमाल की बात आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ऐसा होता है कि अब आपने √5 कर लिया, बच्चों को तो यही बहुत भारी नजर आता है कि भाई ये √5 कैसे कैसे हो गया, हमारी तो कुछ समझ में आया नहीं। तो आप किसी तरीके से कोशिश कीजिए कि ये समझ आ जाए। जब ये आएगा तो √2 √3 √7 अपने आप आएंगे, ये मेरी गारंटी। कैसे आएंगे, देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि देखो, अगर हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ √5 की जगह √2, तो हमें एज्यूम क्या करना है कि √2 हमारा
रेशनल नंबर है। जैसे यहाँ √5 को रेशनल लेट किया था ना, वैसे आप √2 को रेशनल लेट कर लेंगे। तो √2 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ, a/b के, √5 की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √2b किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसमें स्क्वायर किया था वैसे उसमें स्क्वायर करेंगे। यहाँ 5b की जगह 2b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब a स्क्वायर 5 से नहीं 2 से डिवाइड होगा, तो a भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, जब a भी 2 से डिवाइड हुआ, a स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हुआ, तो a को हम क्या लेट करेंगे, 2c लेट करेंगे। ठीक, वैल्यू इक्वेशन 1 में जब प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, ये वाली वैल्यू ऑलरेडी 2b स्क्वायर थी, और उसमें फिर क्या होता है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2c स्क्वायर। जहां जहां 5 था वहां वहां √2 और 2 का रोल प्ले हो जाता है। इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, जब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, जो चाहिए था वो हो गया। कॉमन फैक्टर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब दे बोथ हैव कॉमन फैक्टर एज 2, और जब दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। √2 कैसा नंबर था, इर्रेशनल था, रेशनल नहीं था। आपने तो जबरदस्ती लेट करा दिया। खाली एक √5 अगर समझ आया तो √2 हुआ क्या नहीं हुआ। आई होप आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, और आपको एक ही क्वेश्चन से सारे आंसर्स मिलेंगे। ये तो थी √2 की बात। अगर हम बात करें किसकी, √3 की, क्वेश्चन √2 जरूरी थोड़ी है, √3 आ जाए से फॉर एग्जांपल, जब √3 आएगा तो यहाँ प्रूव आ जाएगा, प्रूव दैट अंडर √3 इज इर्रेशनल। ठीक, अब क्या होगा कि हम एज्यूम कर लेंगे कि √3 इज अ रेशनल नंबर, तो √3 किसके इक्वल होगा, यहाँ √5 की जगह √3 इज इक्वल टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई में आके √3b इक्वल टू a, स्क्वायर करके 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। a को किसके इक्वल लेट करेंगे, 3c के। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड में जाके यहाँ वैल्यू बचेगी 3c स्क्वायर। इसका मतलब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दे बोथ हैव 3 एज द कॉमन फैक्टर। और हमने तो लेट किया था कि उनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। जब कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। तो √3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल है, रेशनल नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। जैसे मैंने करा है बिल्कुल वैसे ही आपको √7 खुद से करके देखना। ठीक है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का, तभी पता चलेगा कि वीडियो पूरी देखी थी, वरना पता चला आपने स्किप करके देख ली तो ये बहुत बड़ा एक शॉर्ट ट्रिक थी आपके लिए जो आपने मिस कर दी। एक ही क्वेश्चन से कई सारे काम बन गए। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। वहां तो सिंगल टर्म थी, यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स आ जाती। मेथड वही चलेगा, कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, वही करते हैं जो करते चले आ रहे हैं, इसको रेशनल लेट कर लेते हैं। जब रेशनल लेट करेंगे तो ये a/b के फॉर्म में भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक, इतना हो जाता है तो 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो a/b -3 हो जाता है, उधर वो प्लस में था। फिर एलसीएम ले लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है a - 3b/b। फिर √5 के साथ ये 2 भी अच्छा नहीं लग रहा है, इस 2 को भी डिवाइड में ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी a - 3b/2b। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब एक बात आप ध्यान से देखो, ये तो हमारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा था अभी तक। ये √5 तो हमें पता है, अभी हम पीछे करके आ रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है। और ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं घूमते घामते a और b, ये तो सारे इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स का रेशियो तो रेशनल नंबर होता है। एक तरफ इर्रेशनल नंबर, एक तरफ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं, बहुत पुरानी दुश्मनी है, ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते। वैसा ही कुछ हमें लिखना होगा। जी हाँ, a एंड b आर इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब a - 3b/2b जो है वो रेशनल नंबर है। इसका मतलब तो फिर दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब √5 भी रेशनल हो।
और रूट 5 रेशनल हो नहीं सकता। क्यों? हमारा फैक्ट गलत हो गया है। तो क्या होगा? दैट मीन्स आवर एजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रॉन्ग, कि वो रेशनल नंबर था। तो एजम्पशन फिर से चेंज करना होगा। हम लिख देंगे कि हाँ भाई हमारी गलती हुई है, क्या हुआ, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन इर्रेशनल प्रूव करने का आता है कि इर्रेशनल का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता है, मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में 1/√2, मेथड वही रहेगा, कंट्राडिक्शन मेथड। सबसे पहले डिनोमिनेटर इर्रेशनल, तो अगर मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसका दुश्मन है, बुरा दिखाई देता है, तो हम डिनोमिनेटर इर्रेशनल नहीं रखेंगे। सबसे पहला काम इसको रेशनलाइज करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी √2/2। अब उसको हमें इर्रेशनल शो करना है, तो हम उसे लेट करेंगे कि इट इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर दैट मीन्स इट इज इक्वल टू a/b। √2/2 इज इक्वल टू a/b। मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 इक्वल टू 2a/b हो जाएगा। अब हम वही करते चला रहे भाई, a और b तो हमारे इंटीजर्स हैं। जब a और b हमारे इंटीजर्स हैं तो 2a/b कैसा नंबर होगा, रेशनल। इसका मतलब √2 भी रेशनल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2a इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो 2a/b कैसा है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब √2 भी रेशनल है। ऐसा नहीं हो सकता, √2 तो हमने इर्रेशनल सबसे पहले प्रूव किया है, अब तो ये तो बात की बातें हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो रेशनल विच इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ये हालात कब बने, तब बने जब हमने लेट ही गलत किया। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। जब एजम्पशन गलत था तो ये नंबर कैसे हैं, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट्स एन इर्रेशनल नंबर। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है कि आज की वीडियो में से 2 क्वेश्चन बोर्ड में ना आए तो बात खराब हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका इर्रेशनल प्रूव करने के लिए और एक क्वेश्चन आपका HCF LCM वाले कंसेप्ट से। ये 2 क्वेश्चन हर हाल में आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से ज़्यादा मिल जाएंगे तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, ठीक है ना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।